बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, साल नौ के आगाज में साने मच ने सबको अफसरदा कर दिया। गुज़िश्ता रोज 10 कारकुन दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बन गए और हस्बे मामूल वजीर आजम से लेकर सूबाई चीफ सेक्रेटरी तक हर एक ने मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के बयानात जारी कर दिए। ये पहली दफा नहीं है नाजरीन, बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शिया हजारा कम्युनिटी पर 1600 से जायद हमले किए जा चुके हैं और हर बार कभी इसे मजहबी दहशतगर्दी से तो कभी बैरूनी साजिश से जोड़ दिया जाता है। वैसे तो दाइश ने साने मच की जिम्मेदारी कबूल कर ली है, इसमें कोई शक भी नहीं कि दुश्मन कुव्वतें जिनमें भारत सर फहरिस्त है कौमी सलामती के खिलाफ एक बार फिर मुतहरिक हो रही है। कुछ दिन कबल बलूचिस्तान में सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला भी उसकी एक कड़ी थी। ये सूरत हाल कौमी सलामती के इदारों और हुकूमत वक्त के लिए लम्हाए फिक्रिया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जहां इतना जानी और माली नुकसान हो चुका था, हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद जैसे बड़े ऑपरेशन से दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को अंजाम तक भी पहुंचाया था। तो मौजूदा हुकूमत जिसकी तरजीहात अपोजिशन जमातों को ज़ेर करना और अपोजिशन जमातें जो फौज पर तनकीद करती हैं और सेलेक्टर का ताना देती हैं, इस ऑपरेशन के समरात ज़ाया कर रही हैं। इस वक्त शिया हज़ारा कम्युनिटी ने टारगेट किलिंग के खिलाफ मुतालबात की मंजूरी तक मगरबी बाईपास पर धरना दिया हुआ है। बात करेंगे आज के शो में इसी हवाले से। प्रोग्राम का आगाज करूंगी, मेहमानों का तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ ह्यूज पैनल मौजूद है। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में हमें मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा आगा रजा रिजवी साहब भी ज्वाइन करेंगे। एजाज साहब, सर सवाल पहला आपसे है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द हर वक्त ताक में रहते हैं और ये जो साने मच हुआ है ये यकीनन दुश्मन कुव्वतें जो हैं इस वक्त कौमी सलामती के खिलाफ एक बार फिर मुतहरिक नजर आ रही हैं। सर, ये बलूचिस्तान क्यों इस वक्त आसान टारगेट बना हुआ है इन लोगों के लिए? थैंक यू वेरी मच। देखिए, बात यह है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि होस्टाइल एजेंसी, होस्टाइल जो हमारा दुश्मन है वो, और वो कुव्वतें जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान चाइना स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की नजर से नहीं देखना चाहते और वो बलूचिस्तान में बिलखुसूस और पाकिस्तान में बिलअमूम बदअमनी फैलाना चाहते हैं, वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को स्कटल करना चाहते हैं, तो उन कुव्वतों ने यकीनन ये काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसकी जो वजूहात हैं, मैं इसको किसी मजहबी कनेक्शन के साथ जोड़ने का कायल नहीं हूँ, ये ऐसी नहीं है। देखिए, ये जो होस्टाइल लोग हैं इन्होंने बलूचिस्तान में आर्मी को टारगेट किया, फ्रंटियर कांस्टेबलरी को टारगेट किया, आज इन्होंने निहत्ते और इनोसेंट माइनर्स को टारगेट किया, फिर इन्होंने चाइनीज को टारगेट किया बलूचिस्तान में, सिंध में चाइनीज कॉन्सुलेट को टारगेट किया, स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट किया। तो ये वेरी टारगेट हैं जो उन्होंने एंगेज किए हैं, लेकिन इन सब में कॉमन चीज एक है कि मुल्क में जो अमन का तासुर है उसको जाहिर किया जाए और फिर मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस या ग्रोथ हो रही है उसको टारगेट किया जाए और पाकिस्तान चाइना स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को बिलखुसूस सीपैक रिलेटेड जितना कोऑपरेशन है उसको टारगेट किया जाए। तो ये हुआ है जो बहुत अफसोसनाक है। इसमें दो तीन काम जो है वो करने वाले हैं। यकीनन जो हमने ऑपरेशन किए थे दहशतगर्दी के खिलाफ और फिर रद्दुल फसाद भी किया, लेकिन उसके बाद मैं समझता हूँ उन गेन्स को कंसोलिडेट करने का टाइम है। हमें अपने सर्वेलेंस मीन्स को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। हमें अपना ग्राउंड इंटेलिजेंस का जो ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको गियर अप करने की जरूरत है और जिनका हमें इल्म है, ये डोसियर देने से ये दहशतगर्दी नहीं रुकेगी, क्योंकि दुनिया उन डोसियर की तरफ देखना नहीं चाहती। उनको भारत का ताउन चाहिए, अमेरिका को और वेस्ट को, और वो ताउन चाहिए पाक चाइना स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के अगेंस्ट। लिहाजा हिंदुस्तान के लिए एक नर्म गोशा इस वक्त दुनिया रखती है, तो इन डोसियर से उनके ऊपर कुछ नहीं होगा। हमें खुद बढ़कर दो तीन काम करने हैं। एक, अपने बॉर्डर की सर्वेलेंस को बेहतर करना है, अपने ग्राउंड इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करके अपने तमाम सर्वेलेंस मीन्स को बरूए कार लाते हुए अपना काम करना है और फिर वो साथ को तोड़ना है जो इनके पीछे है। अगर अफगानिस्तान की हुकूमत उससे काफिर है तो हमें जाकर ये काम खुद करना है, और अगर हिंदुस्तान बाज नहीं आ रहा
तो फिर हिंदुस्तान को उन्हीं कॉइन्स में पे करना है जो वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर कर रहा है और हम सिर्फ एहतजाज किए जा रहे हैं, हम डोसियर्स दे रहे हैं, हम एविडेंस दुनिया के साथ और यूनाइटेड नेशन के साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम तर कोशिशें बराबर साबित नहीं हो रही। लिहाजा हमें अपनी काउंटर स्ट्रेटजी को रिविजिट करने की जरूरत है। ठीक है, बेहतरीन बात की आपने। अमजद साहब, सारी बातें आपने सुनी होंगी। सर, मेरा सवाल इसी में आप ऐड ऑन कर लीजिए कि अगर सी पैक के लिए बलूचिस्तान की अहमियत है तो बार बार ये वाकया जो रोनुमा हो रहे हैं जिसमें हम हजारा कम्युनिटी को टारगेट होते हुए देखते हैं, 1600 से जायद मर्तबा इनको टारगेट किया जा रहा है, इसका मतलब है मजहबी मुनाफरत फैलाई जा रही है। लेकिन सर, हुकूमत जो है, चाहे हुकूमत वक्त हो या साबका हुकूमत है, उस तरह से इस कम्युनिटी के मामलात को, मुतालबात को एड्रेस नहीं कर रही है। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये मेरा ख्याल गलतफहमी है। अच्छा, ये जो 4 दिन पहले 7 जो FC के लोग मारे गए वो हजारा कम्युनिटी के थे, ये तो इनके नहीं थे। और उससे पहले भी ये बड़े अरसे के बाद एक वाकया हुआ है। हमें बड़ी हमदर्दी है, अफसोस है। अल्लाह ताला उनके लवाकिन को हिम्मत और सब्र दे, वो सब है और फर्ज है हमारा, हमारी हुकूमत का, हमारी अफवाज का, कि उनका भी दिफा किया जाए जिस तरह के किसी भी शहरी का होता है। लेकिन इसको सिर्फ उसी नजर से देखना ये दुरुस्त नहीं है। बारहा दफा फौज पाकिस्तान पे FC पे अटैक्स हुए हैं वहां पे, और उनमें से कोई भी हजारा नहीं था। अब चीज ये है कि जो अभी जागवान जो बात कर रहे थे, बिल्कुल वो सारी बातें हैं, दुरुस्त हैं, लेकिन इसमें जो समझने की बात है वो ये है कि बलूचिस्तान एक बड़ा सूबा है, दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे ये इलाका जो है 93% जो है वो पी एरिया है, जहाँ पे ना पुलिस है, ना आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, लेवीज हैं जिनको सरदार पालते हैं, तनख्वाहें हुकूमत पाकिस्तान देती है, लोग वो रखते हैं। तो उन एरियाज में रिस्क भी हमारी वो नहीं है जो कि होनी चाहिए। लिहाजा जब जाके कोई छुप जाता है, कोई भाग के इन इलाकों में चले जाते हैं, तो वहाँ कोई इन्फॉर्मर या पुलिस वगैरह ये नहीं है। ये इसी वजह से इलाके इंसर्जेंसी के लिए बड़े मौजूद और वक्तन फक्तन यहाँ कभी ये मसाइल आते रहते हैं। तो एक तो ये मसला है कि ये किसी ने सोचना है इसको कि इस एरिया, इन तमाम इलाकों के ऊपर हमारी अपनी सिविल गवर्नमेंट की अमलदारी होनी चाहिए, सरदारों की नहीं। दूसरी तरफ ये इशू है कि हमने क्या ये पॉलिसी हमेशा के लिए अपना ली कि हम अफगानिस्तान की सिर्फ खुशामद और उसको बस अफगानिस्तान में अमन यही राह गिरातेंगे। जो हमने डोजियर दिया था उसमें हमने आइडेंटिफाई किया था कि 66 कैंप्स हैं वहाँ पे जो अफगानिस्तान में जी, जिनमें NDS और रॉ दोनों मिलके काम कर रहे हैं, उनको ट्रेन करते हैं। इसलिए कर रहे हैं, रोटियां खिलाने के नहीं, वो उनको लॉन्च करते हैं। फिर अफगानिस्तान आपको ल्योर करता है, वो कहता है जी तिजारत बढ़ानी चाहिए, जी पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट हो, मंडियां खोल दें, साथ जितने क्रॉसिंग के रास्ते आप बना लें। ये अभी तो ये वक्त नहीं है आपका कि आप इस तरह की लिबरलाइज करें अपनी बॉर्डर मूवमेंट, लेकिन आप उनके चक्कर में आ जाते हैं, आप मंडियां भी खोलनी शुरू कर देते हैं। आप रोज नारा लगा के उसका क्रेडिट देते हैं कि जी पहले सिर्फ 2 रास्ते थे आने जाने के, अब 4 हो गए या बाद 6 हो गए हैं। तो क्या उन रास्तों पे आप बैठे हुए, उन पे जो लोग बैठे हैं अल्लाह जाने को पैसे खा के उनको चला देता है, या वैसे भी आते जाते होंगे। फिर आपके मुल्क में अपनी पॉलिटिकल अफ्तरी का जो हाल है, ये इनके क्या ये लोग उनके नहीं होंगे फैसिलिटेटर? जहाँ पे इलेक्शन कमीशन वालों से पूछें, वो आपको बताएंगे कि ये जो हमारे अचकजई साहब हैं, इनके कई मुझे एक इलेक्शन कमीशन के बंदे ने बताया कि 200 वोटर इनके हमने पकड़े जो अफगानी थे और उनको पाकिस्तानी ID कार्ड लेके दिए हुए थे। तो ये कोई ऐसा सिंपल खेल नहीं है, ये बड़ा गंभीर मसला है। जहां आपके अपने लोग, आप सोचिए कि आपके अपने लोगों को डिमोरलाइज करने वाले भी यही लोग हैं। कुछ दिन पहले मौलाना तारुमान या फजलमान के भाई ने तकरीर की पार्लियामेंट में, तो उधर इसने कहा कि जनाब ये दहशतगर्दी कराने वाली ये फौज है, ये जर्नैल है, ये जो दहशतगर्दी करा रहे हैं, जिस दिन ये पेशावर साइड पर हुआ, किसी ने पकड़ा इसका गिरबान? अगर कल को फौज में ये मैसेज चला जाए कि यार ये जहन्नमी है, हमें इनको दिफा नहीं करना, मरते हैं मरे, तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि आपने डिमोरलाइज किया होगा अपने लोगों को। तो यहाँ भी बड़ा एक खराबी है, बहुत ज्यादा है अंदर आपके गंद, कि लोगों ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए, अपने जाती मुफादात के लिए मुल्क की सिक्योरिटी को दांव लगाए हुए मुल्क के हजारों की बेतौकीरी कर रहे हैं। इनका भी तो वही हिसाब होना, वही सद्देबाब होना चाहिए जो हम दूसरों का करते हैं या किसी और बाहर वाले दुश्मन का करते हैं। ठीक है, एजाज साहब, आपने बात की थी कि सिविल, जैसे जिक्र हम कर रहे हैं कि सिविल गवर्नमेंट की अमलदारी होनी चाहिए और ये जो
फ्यूडल सिस्टम है, ट्राइबल जो हमारा निज़ाम है, उसकी थोड़ी मुदाखलत कम होनी चाहिए। लेकिन सर एक चीज़ हम सरफ़े नज़र करते हैं वो ये कि जो बलूचिस्तान में जो नाराज़ बलूची हैं या वो जो जैसे BLA हो गए या दीगर इस तरह की जो अस्करियत पसंद तंजीमें हैं, सर उनको तो आपको पता होगा कि ये भारत ने तो खुल के एतराफ़ भी किया हुआ है कि हम इनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं। अब हमारी हुकूमत की प्रायोरिटी कुछ और है, अपोजिशन अलग झगड़ों में लगी हुई है, कभी फौज को टारगेट कर रही है, कभी हुकूमत को ताने दे रही है। यही वजह है कि ये शोरी शोर ज्यादा बढ़ गई है बलूचिस्तान में? नहीं शायद देखें, बात यह है कि ये जो ट्राइबल जो डिवीजन है या वहाँ पे जो सरदारान का होल्ड है अपने अपने ट्राइब के ऊपर, वो एक और चीज है। उसमें बड़ा लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, उसमें कई साल लगेंगे उसको मेन स्ट्रीम करने में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर वो मेन स्ट्रीम में वो अभी उनका अपने अपने ट्राइब्स पर या कुछ एरियाज में अपना होल्ड है तो वहाँ हमारी अमलदारी नहीं हो सकती या नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपने वहाँ पे वसाइल को रीइंफोर्स करें, वहाँ पे जो अपने हमारे सर्वेलेंस मीन्स हैं इलेक्ट्रॉनिक और ह्यूमन रिसोर्स के, अगर हम उनको पूरी तरीके से डिप्लॉय करके इसको प्रायोरिटी दें तो वहाँ जहाँ आबादी कम है और वसी एरिया है, वहाँ पे आबादी कम होने से ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत बेहतर काम भी कर सकती है और सर्वेलेंस भी आसान है, क्योंकि बलूचिस्तान में कोई थिक फॉरेस्टेड ग्रोथ नहीं है, बहुत क्रॉप्स नहीं है, ब्रोकन ग्राउंड्स और नाले जरूर है मूवमेंट के लिए। मैंने पूरे बलूचिस्तान में सब किया है। अच्छा, तो ये सब कुछ डूएबल है, हमें इस पर मजीद फोकस करना है और ये भी देखना है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। जो BLA की या नाराज बलोचों की आपने बात की, उनकी 1% से ज्यादा वो लोग नहीं है। अच्छा, वो जो दहशत गर्द हैं, वो जो इंडिया के हाथ में खिलौना बने हुए हैं, उनकी तादाद लाखों में नहीं है। वो मैं कहता हूं कि मुश्किल से चंद जी एजाज साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। अमजद साहब आपको आवाज आ रही है सर? नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। आगा रज़ा रिजवी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। एजाज अवान साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो आगा साहब से मैं एक सवाल शुरू कर लेना चाहूँगी। आगा साहब, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है ये जो सानिया मच हुआ है। हज़ारा कबाइल ने हमने देखा कि माजी में भी हुब्बुल वतनी की जो है कीमत हज़ारों अफराद की शहादत की सूरत में अदा की और कल ये अंदोनाक वाक़या हो गया। सर, आप लोग इसको समझते हैं कि ये जिस तरह हम बात करते हैं कि ये जो दुश्मन अनासर हैं, मुल्क दुश्मन अनासर हैं, ये उन्हीं का टारगेट है? ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वाक़या इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इस तरह कोई भेड़ बकरियों को भी ज़िबा नहीं करता, हाथ पैर बांध कर और आंखों पर पिटिया बांध कर। मजदूर कन मजदूर, उनके साथ ये रवैया अपनाया जाना। आपने कहा दुश्मन अनासर, बिल्कुल हम तो शुरू दिन से ये कहते हैं। असेंबली में जब था तब भी यही बयानिया था हमारा, और आज भी मैं कहता हूँ कि अमेरिका के परवरदा जो अरब रियासतें हैं, मैं कहूँगा उनके गमाश्ते सऊदी अरब की शक्ल में, UAE की शक्ल में अपना एक खास लाइफ स्टाइल मजहब के नाम पे पाकिस्तानी अवाम पे जिस तरह ज़ियाउलत ने थोपा और यहाँ की बाक़ियात जिस तरह इम्प्लीमेंट इन सारे चीज़ों को करवा रहे हैं, तो इसमें ये तो निश्चित दीवार थी चीज़, ये तो देखना था सबने। तो हमारे साथ 22 सालों से जो रवैया रवा रखा गया है, जिस तरह से हमने हजारों लाशें उठाई हैं 22 सालों में, ये 22वां साल शुरू हो गया है जी। तो हमारा कसूर सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तानी परचम बुलंद किए हुए हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। अदरवाइज वो जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, नाम नेहाद आज़ादी की तहरीकें चलाते हैं और फौजियों को मार कर उनके लाशों की बेहुरमती करते हैं जी। और फिर इसी तरह से पाकिस्तान के आइन को ना मानने वाले तालिबान से मोहब्बत की पींगे बढ़ाते हुए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उस पर जब थी तो उनके साथ मुज़ाकरात की बातें और टॉक्स की बातें होती थी।
ہمارا قصور صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اس سرزمین سے غداری نہیں کی. ہمارے ہزاروں لوگ ملک سے باہر کام کرتے ہیں اور ایک ہیوج اماؤنٹ زر مبادلہ کے طور پہ یہاں بیچتے ہیں. یہاں کی جو آبادی ہے کوئٹہ میں اور پھر پاکستان بھر میں ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی آبادی کے تناسب کے لحاظ سے تعلیمی میدان میں, بزنس کے میدان میں اور فوج میں, اسی طرح سے فورسز میں کہاں نہیں, ہر فیلڈ میں ہم نے نمایاں کارکردگی انجام دی ہے. اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ سب کچھ بین الاقوامی کوئی بھی ایشو ہو, اگر طاقت کا توازن مغرب سے مشرق کی طرف شفٹ ہو رہا ہو, نئے بلاکس بن رہے ہوں, کوئی بھی چیز ہو تو پھر سب سے پہلے بدلہ ہم سے لیا جاتا ہے. کوئی بھی جو پاکستان دشمن عنصر ہے یا عناصر ہیں وہ مشق ستم ہمیں بناتے ہیں. ہم ہمارے بچوں, بوڑھوں, جوانوں, حتیٰ کہ عورتوں کو پاسپورٹ آفس میں سے نکال کے سروں میں گولیاں ماری گئی. مطلب ہاؤ لانگ ول دے پرسسٹ ود دس کائنڈ آف ایکشن, ود دس کائنڈ آف پالیسی. اب ظاہر ہے ان ایلیمنٹ کی سرپرستی کہیں نہ کہیں سے تو ہو رہی ہے نا جی, اور ان کے سہولتکار موجود ہیں. میں صراحت کے ساتھ کہوں گا کہ ضیاء کی باقیات جو کہ ہماری بیوروکریسی میں ہے, جو کہ ہماری ملٹری بیوروکریسی میں ہے, جو کہ مختلف مدارس میں ہے, ان کی شکل میں یہ سہولتکار موجود ہیں اور یہی کارروائیاں کرواتے ہیں. میں نہیں جانتا کہ ان کے کارروائی کرنے میں کیا چیز مانے ہے. آپ اگر تو پاکستان کی بقا ہمیں منظور ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردی سے پاک یہ سرزمین 22 کروڑ عوام کا یہ ایک ابھرتا ہوا ملک, ایک الحمدللہ ترقی کی شوق ملک یہ آگے بڑھے, تو سب سے پہلے ہمیں دہشت گردی کی بہتری کرنا ہوگی. اور ادروائز یہ آگ جو کہ ہمارے گھروں کو جلا رہی ہے, یہ آگ سب خدا نخواستہ پورے پاکستان کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی. اور سب خدا نخواستہ کیا یہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان سیریا بن جائے یا پاکستان عراق بن جائے, سب ہوش کے ناخن لیں گے. ٹھیک ہے, اور یعنی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی اداروں کی اور حکومت وقت کی غفلت بھی ہے اس میں؟ بالکل, اور خصوصاً بلوچستان کی نالائق حکومت, اگر ان میں ذرا بھی غیرت اور شرم ہوتی تو کل انہوں نے مستعفی ہونا تھا. اور آج تک would you believe کہ کسی ایک شخص نے آ کے ایک ٹیلی فون کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی, کوئی اشکشوئی نہیں کی. حزب اختلاف کی طرف سے 3 اراکین ابھی آئے تھے, ادروائز دے نیور بادرڈ ٹو ٹیلیفون. اور آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کی حکومت کوارنٹائن میں چلی ہے پچھلے 1 سال سے, اور دے آر پیرالائز, ٹوٹل پیرالائز. حکومت کی مشینری پوری جام ہے. صرف اور صرف ان کا کام ہے کہ اربوں روپے کے پروجیکٹس روڈ اور نالیوں میں تبدیل کر کے اور 35% کمیشن کما کے اپنی جیبیں بنے, اور اسی طرح سے مفت کی روٹیاں توڑیں اور عوام کے پیسوں سے عیش کرتے پھرے. اور جہاں کہیں عوام کا مسئلہ ہو یہ کوارنٹائن کووڈ کا بہانہ بنا کے. تو ٹھیک ہے, میں ذرا اعجاز صاحب سے بھی اس کا جواب لے لوں. اعجاز صاحب, ہم جیسے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ بلوچستان میں انسرجنسیز جو ہے وہ آج سے نہیں ہے, بہت عرصے سے ہیں. وہاں پہ محرومیاں بہت ہیں, وہاں پہ ناراض بلوچ بھی ہیں, وہاں پہ جتنے ایسی چیزیں ہیں ان کا فائدہ دشمن عناصر اٹھاتے ہیں, ان کی پشت پناہی کرتے ہیں. سر, یہ ہونا نہیں چاہیے تھا کہ پرائرٹی بیسس پہ بلوچستان کے مسائل کو, بلوچستان میں جو انسرجنسیز ہیں, کلبھوشن یادو نے اگر ایک بات کا مطلب اس نے ایکسیپٹ کیا تھا, اس کے بعد کوئی اور کمانڈر آ گیا ہوگا, لیکن اس طرح سے کلین سویپ نہیں کیا گیا بلوچستان میں دہشت گرد عناصر کا. نہیں, دیکھیے یہ پہلے تو مجھے بتائیے یہ صاحب کون تھے جن سے ابھی آپ یہ مجلس وحدت المسلمین پاکستان کے مرکزی رہنما سابق وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں, آغا رضا رضوی صاحب ہمارے ساتھ. سابق وزیر قانون ہے. دیکھیں ان کا جو نیریٹو ہے بالکل فلاڈ ہے. مجھے
जैसे पहले मैंने कहा, हमें दुख है कि निहत्ते माइनर्स को निशाना बनाया गया। ये गैर इंसानी फेल है, बहुत जुल्म हुआ है, हमारी पूरे खानदान और उनके साथ हमदर्दी है और ये नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहना कि ब्यूरोक्रेसी में और आर्मी में जो है ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये सब कुछ करवा रहे हैं, तो ये एक बिल्कुल सिक माइंड की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले आपको बताया था कि जो दहशत गर्दी करा के मुल्क में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, वो ऐसे टारगेट का इंतखाब करते हैं जहां से आगे शोले भड़काने आसान हो। अब इन्होंने आज इनको टारगेट किया, तो क्या ये जो 7 एफसी के लोग जिनको आज से 7-8 रोज पहले के, उनमें से कितने हजारा थे, उनमें अहले तशरीह कितने थे, उनको किसने टारगेट किया था? ये सॉफ्ट टारगेट है, वो मुल्क में दहशत फैलाना चाहते हैं टारगेट और बनाया जा रहा उनको। बात सुन लो यार, बात सुन लो। जब तुम बात कर रहे थे मैं बात नहीं कर रहा था। बात ये है, जब आप इस तरह की बात करेंगे, नहीं आगा साहब, आप अभी खामोश हो जाइए ना। जब आपने पूरी तकरीर की तो मैं सुन रहा था जी। मैंने कोई तकरीर नहीं की। अच्छा सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगी दोनों गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी। आप एक नॉनसेंसिकल बयानिए को मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं? नहीं सर, एक्सेप्ट कोई नहीं कर रहा, वो मैं कैसे कबूल करूं? सर वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं, आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं सर। बगैर किसी दलील के जब बातों को निगेट करेंगे तो मैं कैसे कबूल असल में आगा साहब हम कोई बात है नहीं, आपका ज़हन ठीक नहीं है। कैसे नहीं है? 22 सालों में अगर आपने 3000 लाशें उठाई होती तो फिर आपको पता चलता है। आपके घर के बात कर रहे हैं, जवान मैं जो कह रहा हूँ आप में उतारा होता। अगर इस तरह से लोगों को ज़िबा किया जाता आपके, बिल्कुल इसकी जितनी आगा साहब जितनी मुजम्मत की जाए कम है सर। लेकिन बलूचिस्तान में सरपरस्ती नहीं हो रही सर, बलूचिस्तान में और भी दहशत गर्दी के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं सर। आपको याद होगा पर्ल कॉन्टिनेंटल पे गवादर में अटैक हुआ, चाइनीज जो है किडनैप होते हैं, उनको मारा जाता है। सतह पर कोई मसला है तो आप उस मुल्क के साथ बात कीजिए ना। सिफारती ताल्लुकात क्यों आपने कायम किए? अच्छा आगा साहब हर गेस्ट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है सर। मैं आपसे मजम्मत कर, मैं इस वाक़े, हम सब इस वाक़े की मजम्मत करते हैं सर। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि सिर्फ बलूचिस्तान में आपकी कम्युनिटी को यकीनन टारगेट किया जा रहा है, लेकिन दुश्मन अनासर का एक टारगेट ये भी है कि वो मजहबी मुनाफरत फैलाना चाहता है। हज़ारा कम्युनिटी को हमेशा से टारगेट इसलिए किया जाता है ताकि मजहबी इंतशार मुल्क में फैले, बदअमनी फैले। ये तो आप भी माशाल्लाह समझदार हैं और हम सब समझते हैं इस चीज़ को। तो हमारा जो गिला है वो हुकूमत वक्त से भी है और रियासती इदारों से भी है, सिक्योरिटी इदारों से भी है कि वो उस तरह से एड्रेस नहीं किया गया है। उसमें बहुत सारे मसाइल हैं बलूचिस्तान में। आगा साहब मैं यही कह रहा हूँ कि जब तक जिया की बाकियात से जान नहीं छुड़ाएंगे, जब तक हम डिक्टेशन लेना बंद नहीं करेंगे सऊदी अरब और अरब रियासतों से, यही हमारा हाल रहेगा सर। लेकिन अब चलें आगे बढ़ते हैं हम सर। अभी आपके क्या मुतालबात हैं? मुतालबा सिर्फ हमें जीने का हक मिलना चाहिए, नथिंग एल्स। और हमारे क्या मुतालबात होंगे? हमें जीने का हक दिया जाए। तो सर आप लोगों को मतलब क्यों ऐसा लगता है कि आप लोगों से यह हक छीना जा रहा है? अब भी आके यहाँ जिस माहौल में हम रहते हैं, आप एक हफ्ता गुजार के बताइए, फिर मैं पूछूंगा कि आपको ऐसा क्यों लग। 1.5 किलोमीटर के इलाके में कंफाइनमेंट की जिंदगी हम गुजारते हैं। अपने घर से हुए 100 मरतबा हमें अपनी शनाख्त बताना होती है और हमसे हमारा शनाख्त पूछा जाता है, जबकि दहशतगर्दों को मुकम्मल छूट दी गई है कि वो दंदनाते फिरें और 22 करोड़ मजलूम पाकिस्तानी अवाम की जिंदगियों से खेलते रहें। लेकिन सर अब आप ये भी तो देखें ना, अभी कुछ दिन कबल आपको पता होगा हरनाई जहाँ पे सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद किया गया, एफसी एहलकारों को शहीद किया गया, पर्ल कॉन्टिनेंटल गवादर में अटैक करके वहाँ पे शहीद किया गया। चाइनीज इदारों के नाअहली के एक वाक़े को बुनियाद बना के आप जस्टिफाई करना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ सर, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ। देखिए सर, मैंने पहले भी आपसे कहा कि आप लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं हुब्बुल वतनी की खातिर। सर मेरा वो जुमला भी आपको याद ही होगा आगा साहब। मोहल्लों में आके C4 बारूद के बम धमाके किए जाते और उसके बाद फायरिंग की जाती और छोटे बच्चे का पैर, टूटा हुआ पैर, और वो अपने पैर की तरफ देख रहा है। ये तस्वीर
वायरल हुई थी पूरी दुनिया में, अगर ये सारी चीजें, और 6 महीने के लड़के को जब मैंने उठाया सड़क से और उसका मग़ज़ जो है वो सड़क पे चिपका हुआ था, जब इस तरह के मनाजिर देखेंगे, 22 साल हुए हैं हमें, और आप फिर भी ये तवक्को कर रहे हैं कि हम क्यों ऐसा सोचते हैं। मैं कहा ना कि हमने अपनी तरफ से हर मौके पे ये कोशिश की। सर, इस वाक़े की जिम्मेदारी तो दाइश ने कबूल की है ना? में हमारा हिस्सा, आगा साहब, हमने अपना हिस्सा डाला है, लेकिन उसके जवाब में हमेशा हमें मार्जिनलाइज किया गया है, हमें कन्फाइनमेंट की जिंदगी गुजारने पे मजबूर किया गया है, और तीसरे दर्जे का नहीं बल्कि कोई 15वें 16वें दर्जे का शहरी बना के रख दिया गया है हमें। सर, ये आपका अपना गिला भी है, लाजमी सी बात है। मैं इस पर, आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे, जो आप लोगों को लगता है कि आप लोग के साथ आप लोगों को हक अदा नहीं किया गया, आपको इस तरह से रहने पे मजबूर किया गया है, वो तो एक अलग डिबेट है सर। लेकिन आपको पता है कि इस वाक़े की जिम्मेदारी जो है वो दाइश ने एक्सेप्ट की है, और कुछ अरसे कबल भारत जो है वो दाइश को तैयार कर रहा था। आपको याद होगा कि रॉ NDS के जरिए, मैं मानता हूँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ, ये सारी बातें मैं मानता हूँ। शुरू में मैंने कहा कि हमसे ज्यादा मुहब्बे वतन पाकिस्तानी और कौन होगा, लेकिन क्या ये मेरी जिम्मेदारी है उनसे निपटना? बिल्कुल नहीं, रियासत की जिम्मेदारी है, बिल्कुल रियासत की जिम्मेदारी है। कार्रवाई हमने नहीं की आज तक। 22 सालों में कोई एक वाकया बताइए कि हमने रिटेलिएशन दिखाई हो? नेवर। सर, दहशतगर्दी से 70,000 बल्कि अब तो उससे ज्यादा पाकिस्तानी और हमारे अफवाज पाकिस्तान के जो जवान थे वो शहीद हुए हैं। हमें 126 अरब का डॉलर का हमें नुकसान हुआ है। आप तो जानते हैं कि दहशतगर्दी जो है वो पूरे मुल्क में जड़ें बना चुकी थी, लेकिन अब ऑपरेशन जो हुए, रद्दुल फसाद हुआ, ज़रबुल अज़ब हुआ, इससे काफ़ी हद तक दहशतगर्दी उनके सहूलतकारों को ख़त्म किया गया है। लेकिन सर, चूंकि होता ये है कि मज़हब को लेकर बड़ा सॉफ्ट टारगेट किया जाता है, और हमें यही लगता है कि इस बार भी उन्होंने यही किया है कि CPEC के लिए बलूचिस्तान की अहमियत तो है, तभी बार बार जो है हज़ारा कम्युनिटी को सॉफ्ट टारगेट के तौर पे यूज़ किया जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि चाहे कहीं पे कोई मसला हो, अभी मैंने बैनुल अक़वामी मसाइल की बात की, तो सॉफ्ट टारगेट की आप बात कर रही हैं। लेकिन सर, अब अगर आप ये समझते हैं, आप ये एब्सोल्युटली राइट जी, लेकिन 22 साल एक बहुत बड़ा अरसा है। अगर 22 महीने भी होते तो भी मैं गिला करने में हक बजानिब था। मेरा गिला पाकिस्तानी कौम से तो नहीं है, पाकिस्तानी कौम तो समझदार है। अगर खुदा न खास्ता फिरका वारियत होती तो हम दस्तों गरेबा होते गली कूचों में। मैं ये कह रहा हूँ कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की क्या जिम्मेदारी बनती है। एक खास सोच को पिनपने का मौका दिया गया, और अब उसी सोच के तहत एक खास के बन गई है, जो कि माशरे के मुख्तलिफ जितने भी हैं उसमें उनका। सर, हमारे वजीर खारजा तो ये बात बार बार कह चुके हैं कि भारत के पाकिस्तान में स्लीपिंग सेल्स हैं। कुलभूषण यादव इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है। अच्छा, आप बिल्कुल मैं मानता हूँ। भारत देखें, भारत तो दुश्मन है, वो दुश्मनी ना करे क्या करे, वो तो दुश्मनी करेगा अपनी, लेकिन उससे निपटना क्या हमारी जिम्मेदारी है? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि जो आपके मुतालबात हैं वो तो है, लेकिन आप मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जिस तरह ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ था उसी तरह का एक ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो बलूचिस्तान में होना चाहिए? बिल्कुल, इसके लिए विल चाहिए। देखें, इसके लिए सबसे पहले विल चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आजाद खारजा और दाखिला पॉलिसी चाहिए। और हमें, चाहे वो ईरान हो, चाहे अरब रियासतें हों, चाहे कोई XYZ कोई भी हो, हमें सबसे अपनी जान छुड़ा के अपनी एक आजाद खुद मुख्तार पॉलिसी बनाना होगी, अपनाना होगी। दाखिला एंड खारिजा तब कहीं जाके ये कौम दहशतगर्दी से छुटकारा पा सकेगी। अदरवाइज आई डाउट। आई एम रियली सॉरी कि एक और प्रोग्राम में मैंने टाइम। ठीक है, अगर अजहर रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का भी वक्त ख़त्म हो गया है और कुछ बात की वजूहात पर जो है हमें एजाज अवान साहब जो है क्विट कर गए थे प्रोग्राम से, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अमजद शोएब साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।